नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके च एतवार सवेरे गैस लीक होने कारण 2 बच्चियां सने 11 लोगों की मौत हुई सी। लुधियाना पुलिस वालों गैर इरादतन कतल का केस दर्ज करके अणपछातियां खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले च ADGP लॉ एंड ऑर्डर वालों मैजिस्ट्रेट जांच के हुक्म भी दिए गए हैं। बाकी PM राहत कोष चों भी पीड़ित परिवारों को 50-50 हज़ार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। हम पिछली रात से कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो रात में 1-2 सर्टेन पॉइंट्स पे कुछ लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था, बट सुबह 4 बजे से जो कंटिन्यूस हम 2-2 घंटे पे रीडिंग ले रहे हैं उनमें लेवल अभी भी नॉर्मल और इवन जीरो शो कर रहा है जी। लेकिन सर जो गैस थी वो गैस अभी क्या सामने आई है सर, जो गैस बोले जा रही है? अभी उसका कल उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कास्टिक सोडा डाला गया था। उसके बाद काफ़ी हद तक वो न्यूट्रलाइज हो गई है और अभी मोस्टली जगह लेवल उसका जीरो है। बाकी एक बार हम पूरा इसको देख लेते तब आपको बता पाएंगे। एग्जैक्ट ये नहीं पता चला गैस कौन सी सर ये? H2S मतलब अगर देखा जाए तो वैसे नाम पूरा गैस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या लगता है कि अभी नॉर्मल होने में कितना टाइम लग सकता है कि जैसे अभी ये गैसेज तो नॉर्मल दिखा रही है। बाकी एक बार इसकी फाइनल रीडिंग्स लेके देन एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है कि फर्दर और क्या सर आप लगातार क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है कि कभी आप लोग रेगुलर डील करते हो ये सब जो होते हैं हादसे, तो ऐसी स्थिति पहले कभी आपने देखी हो? गैसेज वगैरह का लीकेज होता रहता है, बट पर्टिकुलर फैक्ट्री से या कहीं से हो तो उसमें एक आइडिया रहता है, आइडेंटिफाई हो पाता है कि वहाँ पर्टिकुलर किस चीज़ के साथ डील कर रहे थे, तो उसी को फिर हम हैंडल करते हैं। बट ये सिचुएशन इस तरह की थी कि अननोन टाइप मिस्टीरियस गैस थी, उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। आपको लगता है कोई केमिकल रिएक्शन हुए किस चीज़ से बन सकती है गैस? मे भी हो सकता है। बाकी सीवेज के अंदर गैसेज तो अलग अलग टाइप की पॉइजनस गैसेज बनती रहती है। बाकी इसका पर्टिकुलर रीजन तो इसके सैंपल से लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सपर्ट्स के पास भेजे, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि एग्जैक्ट इसका कोज क्या रहा है, किस वजह से ये डेवलप हुई है। पंजाब च कल तो सूबे के सारे सरकारी दफ्तरों के खुलण ते बंद होने का समा बदल दिता जाएगा। पंजाब सरकार वालों जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के सारे सरकारी दफ्तरों के नाल पंजाब सिविल सकत्रेत, मिनी सकत्रेत, पुलिस हैडकुआटर और चंडीगढ़ स्थित होर सरकारी विभागों, बोर्डों और कॉरपोरेशनों के दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक खुलणगे। दफ्तरों के बदले समय संबंधी नियम 15 जुलाई 2023 तक लागू रहेगा और इस संबंधी पंजाब सरकार वालों नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता गया। इस दे मुताबिक पूरे सूबे च सरकारी दफ्तरों का समा एक बराबर ही रहेगा। पंजाब सरकार ने यह फैसला गर्मी के मौसम च बिजली की होने वाली कमी के नाल नजिठण लई कीता है। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू अज दिल्ली के जंतर मंतर उत्ते धरने ते बैठे पहलवाना दे नाल मुलाकात करन पहुंचे। नवजोत सिद्धू ने पहलवाना दे इस धरने नूं सत्याग्रह का नाम दिता ते ट्वीट करके कहा कि जंतर मंतर उत्ते सत्याग्रह च मैं शामिल होण पहुंचे रहा। इस दे नाल ही इस तो पहला नवजोत सिद्धू ने पहलवाना का समर्थन करते हुए अपने ट्वीट च लिखा सी। वो तुहानूं दस दईए सिद्धू के अलावा किसान नेता राकेश टिकैत भी प्रदर्शन च शामिल होणगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पदक जित के जिन्हां ने विदेशों तक तिरंगा पहुंचाया है, देश का गौरव वधाया है, अज मान और सम्मान बचाउण की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है और ये सीमित नहीं किया जा सकता। इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है, तो क्या यह सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद FIR होती है और FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे FIR दर्ज कराने में? अहम बात यह है कि विमेन ऑफ एस्टीम, रिकॉग्निशन, चैंपियंस, अगर उनका यह हाल है, अगर उनको 10-10 दिन सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? यह सारा देश सवाल कर रहा है।
ये सिस्टम पे सवाल है, ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर ज्यादा देर ये जस्टिस डिनाई हुआ तो सिद्धू जान की बाजी लड़ाएगा, जान की बाजी। और मैं फड़ नहीं मारता हूं। सबसे पहली बात, कार्रवाई दोषी पे नहीं, उस अफसर पे भी कीजिए जिसने 10 दिन एफआईआर दर्ज नहीं की। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਵਾਨਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर भी शामिल हुए। आज जहां एक और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, वो और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और नेता यहां पर आए हैं, क्योंकि बादल साहब के साथ जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं पारिवारिक भी था। और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है, वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है, उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे। और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। इसलिए जितने भी लोग आपको दिखेंगे बादल गांव आते हुए अफसोस मनाने के लिए, दुख बांटने के लिए यहाँ पे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, परिवार के साथ आ रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई अनुभव ऐसा है कि जहाँ पे उनको लगा कि प्रकाश सिंह बादल जी ने उनके लिए, क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा ही अनुभव हिमाचल का भी है, जब बादल साहब ने एक बड़े भाई के नाते पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे निर्णय ऐसे किए जो हिमाचल के हित में भी थे और एक छोटा भाई समझ के वहाँ पर मदद भी की। धूमल जी अंदर बैठकर वही साझा कर रहे थे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, कि कैसे समय समय पर बादल साहब ने हिमाचल को भी अपना ही परिवार का हिस्सा मानते हुए निर्णय किए। और शायद यही कारण है कि आज जब बादल साहब हम सब के बीच में नहीं रहे, उनके काम, उनकी यादें और उनका एक जो अनुशासन वाला जीवन था, समय के पाबंद थे, रैली हो, मीटिंग हो, समय पर पहुंचना, वो आज की पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने लायक है। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से इस्तीफों का दौर जारी है। आज़ाद के भतीजे महबूब मुस्तफ़ा ने पार्टी को बाय बोल दिया है। मुस्तफ़ा के साथ करीब 100 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इस्तीफे में उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया और वहीं अन्य नेताओं ने नीतियों और डिसिप्लिन को बड़ी वजह बताया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें अनुशासन और नीतियों की कमी हो। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार समर एक्शन प्लान लेकर आई है। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों के साथ मिलकर समर एक्शन प्लान को प्रभावी रूप से लागू करने का फैसला लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में लगातार सुधार हो रहा है। ये काफी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि देश के हर शहर में हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में इसका सुधार हो रहा है और लगातार प्रदूषण कम हो रहा है। पिछले 7-8 सालों में वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ पूरे देश में अगर देखें तो हर शहर में
एयर पोल्यूशन की स्थिति खराब ही होती जा रही है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार की कामों की वजह से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के संघर्ष, मेहनत और सहयोग की वजह से दिल्ली में लगातार पोल्यूशन कम हो रहा है। अगर 2016 से 2022 के बीच में देखें तो 30% पोल्यूशन में कमी आई है, जो बहुत बड़ी बात है। इसी दौरान 2016 में जो सीवियर कैटेगरी के दिन होते थे, 365 में से वो 26 दिन सीवियर कैटेगरी होता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, 400 से ज़्यादा होता था एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 2022 में घट के केवल 6 रह गया है, जो बहुत बड़ी बात है। और अगर इन दोनों सालों में देखें तो वेरी पुअर और सीवियर दोनों मिला के, वेरी पुअर और सीवियर 2016 में 124 दिन होते थे, जो कि घट के लगभग आधे रह गए, 2022 में 72 दिन रह गए। अच्छी तरफ आए तो 2016 में सेटिस्फैक्ट्री, गुड और मॉडरेट 109 दिन होते थे। ये 2022 में बढ़ के गुड, सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट 163 दिन हो गए। अच्छे दिनों की वो बढ़ गई है। ये सब हुआ, कई सारे स्टेप्स लिए हैं हम लोगों ने। हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए परिवहन विभाग ने प्रधान सचिव नवदीप विर्क ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में 60 साल की महिलाओं को पहले से ही ये सुविधा मिल रही थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट भाषण में इस सेवा के लिए पुरुषों की आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का ऐलान किया था। अधिसूचना के अनुसार रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा का लाभ केवल हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा। हरियाणा से बाहर जाने वाली रोडवेज बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस केंद्र शासित प्रदेश में होने वाली G20 की बैठक को लेकर कहा कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी बैठक यहां पर हो रही है। वहीं आगे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 की बैठक से यहाँ नफरत घोलने वालों को तकलीफ हो रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो G20 राष्ट्र समूह की एक बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई है। G20 समूह के जो राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि जो जम्मू कश्मीर में आएंगे, ये इतिहास में पहली बार है स्वतंत्रता के बाद जब जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा जो होस्ट किया जा रहा एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में आयोजित हो रहा है। G20 राष्ट्र समूह में बहुत बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आने वाले हैं। देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इससे जम्मू कश्मीर के जनमानस में जबरदस्त खुशी है। कुछ राजनीतिक लोग जिन्होंने हमेशा समाज को बांटने की कोशिश की है, कुछ राजनीतिक लोग जिन्होंने समाज में जहर घोलकर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, उनको तकलीफ हो रही है और वो इस G20 समूह के राष्ट्र अध्यक्षों की इन बैठकों को लेकर समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनकी किसी भी साजिश को जम्मू कश्मीर की जनता पूरा नहीं होने देगी। जम्मू कश्मीर की जनता समझती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जब राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तो वो कभी G20 सम्मेलन को लेकर जो है वो हताश और निराश टिप्पणियां कर रहे हैं और कभी क्षेत्रवाद और कभी धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।